बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्ट 2 केमिकल एनर्जेटिक्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। गिलास क्लोरीमीटर और बॉम्ब क्लोरीमीटर के डिफरेंस, उनके फार्मूले को और किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं हमने डिस्कस किया था। अब हमारी डिस्कशन है इसमें से आने वाले न्यूमेरिकल्स के। अब ग्लास क्लोरीमीटर में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का न्यूमेरिकल आ जाता है, जिसमें 100 cm³ NaOH का बताया हुआ है। 1 मोलर रिएक्ट करता है 100 cm³ ऑफ HCl 1 मोलर के साथ। ये 0.1 गलती से 1 मोलर आप इसको लें तो टेम्परेचर 25 से 30 हो जाता है। और स्पेसिफिक हीट वैसे 4.2 होती है, लेकिन इधर मैंने 5 इधर लिख दी है। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने फार्मूला पीछे मैंने लेक्चर में बताया था, Q = ms डेल्टा टी। तो m मास ऑफ मिक्सचर, मास इक्वल होता है वाटर के केस में, क्योंकि सोल्यूशन NaOH का और HCl का, तो जितना वॉल्यूम है उतना ही मैस है ग्राम्स में। तो 100 cm³ NaOH का 100 ग्राम, 100 cm³ वॉल्यूम है सोल्यूशन HCl का, उसका वेट भी आप 100 ग्राम समझें। तो टोटल वेट कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर³ वॉल्यूम है, 200 ग्राम वेट हो गया। ये m हो गया। s की वैल्यू 5 और डेल्टा टी भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25, 30, 5 का डिफरेंस है। तो ये सारे इधर पुट किए, आंसर आया 5000 जूल। इसको किलो जॉल में कन्वर्ट किया, 5 किलो जॉल आया। अब n की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन क्या था? 1 मोलर था ना, ये भी 1 मोलर। तो फार्मूला मैंने आपको नोट करवाया था, n नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आ गया। तो ये जी फार्मूला 1/1000, मोलैरिटी 1 है तो 1/1000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है 100, तो मल्टीप्लाई किया तो 0.1 मोल आ गया n का आंसर। तो डेल्टा H = Q, जो हीट आई है उसको n के साथ डिवाइड करें, यानी 5 किलो जॉल हीट आई थी, उसको 0.1 से डिवाइड किया तो ये 50 किलो जॉल पर मोल आ गई हीट। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन की हीट निकालने का तरीका। उसके बाद आप इसी नेक्स्ट हमारे पास है एंथैल्पी चेंजेस एंड देयर टाइप्स। एंथैल्पी चेंज जिसको हम कहते हैं डेल्टा H, हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज जिसको बोलते हैं। तो एंथैल्पी चेंज जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। ये सारी टाइप्स उसकी बताई हुई हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इनको शो करते हैं, ये तरह बड़ा करके देखें तो डेल्टा HR से ये देख सकते हैं आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। अब इनका सिंबल भी पूछा जा सकता है कि कौन सी किससे शो होती है। इसके अलावा फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, सब्लिमेशन है। तो उसके बाद डेफिनेशन में जो प्रोसेस है असल उसकी एक्सप्लेनेशन है। रिएक्शन में जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात हो तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम रिएक्टेंट। अब कंडीशन, बाकी कंडीशन क्या है? एट ये वाली ऊपर वाली 25 डिग्री टेम्परेचर यानी 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और ये आप देख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन। इन कंडीशन में 1 मोल प्रोडक्ट का बनता है, तो इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जो हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होती है। अब मैंने इवॉल्व अब्जॉर्ब क्यों कहा? क्योंकि आगे उसका जो साइन है आप देख सकते हैं, साइन में लिखा हुआ है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन में 1 मोल कंपाउंड का बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये चीज़ आप जस्ट देखेंगे कि 1 मोल किस चीज़ का बनता है और किससे बनता है। बाकी कंडीशन सब में ऊपर वाली रहेंगी कि इस कंडीशन पे बनता है। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है, कंपाउंड बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट है -692। अब ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, रिलीज अब्जॉर्ब दोनों ही। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जब 1 मोल एटम बनते हैं अपने एलिमेंट से, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल किया तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बने। इसकी हीट है डेल्टा एच प्लस 218 किलो जूल। अच्छा, जब आप डेल्टा एच पॉजिटिव का लिखना हो ना कहीं पे, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, मसलन रिएक्टेंट इधर लिखे हैं, प्रोडक्ट इधर लिखा, साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक का मतलब है हीट अब्जॉर्ब की है रिएक्टेंट ने, तो उसको हीट रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखो प्लस लगाकर। अब ये 218 अगर हीट है ना, तो ये 218 रिएक्टेंट वाली साइड पर आपने पॉजिटिव करना है। और अगर आप रिएक्टेंट साइड पर पॉजिटिव नहीं करते तो आप यही 218 जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड से माइनस करोगे। 218 लिखने का ये तरीका है। लेकिन अगर आप डेल्टा एच के साथ लिखना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव 218 लिखेंगे कि इतनी हीट हमें देनी पड़ी है। किसको देनी पड़ी है? रिएक्टेंट वाली साइड पे देने के लिए। ये जो डेल्टा एच लिखा जाता है ना, ये बेसिकली इसका जो सिंबल होता है वो रिएक्टेंट के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल होता है। हाँ जी, ये हो एटोमाइजेशन की हीट, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। आप देख सकते हैं साइन में मैंने जस्ट पॉजिटिव लिखा है इसको, ये देखें ये पॉजिटिव होती है सिर्फ। न्यूट्रलाइजेशन की हीट फिक्स होती है -57। जब 1 मोल वाटर बनता है अपने इन आयन से, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से, ये न्यूट्रलाइजेशन की हीट एक किस्म की हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी होती है अपने आयन से। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए फ़िक्स होती है -57। और अगर कोई दोनों में से कोई एक वीक हो जाए तो इसकी वैल्यू -57.4 से कम हो जाती है। और ये हमेशा नेगेटिव होती है, हीट हमेशा रिलीज़ होती है न्यूट्रलाइजेशन के केस में। अब कंबस्शन, जब कोई चीज़ जलती है, मसलन अल्कोहल का मिसाल दी हुई है -1368, यानी 1 मोल ऑफ सबस्टांस यानी रिएक्टेंट का 1 मोल जब जलाया जाए तो वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और साथ हीट इवॉल्व होती है। और ये भी हीट हमेशा नेगेटिव होती है। अब कौन सी ही दो हीट नेगेटिव हैं? न्यूट्रलाइजेशन और कंबस्शन। और पॉजिटिव कौन सी है? हमेशा एटोमाइजेशन। उसके बाद हीट ऑफ सॉल्यूशन, जब 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट डिज़ोल्व किया जाए, इस तरह डिज़ोल्व किया जाए कि फर्दर डाइल्यूट करने से या वाटर डालने से कोई हीट इवॉल्व ना हो। मसलन NH4Cl के केस में +16.2 किलो जॉल पर मोल हीट है। अब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। उसके बाद कुछ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन की हीट्स हैं, ये सारी पॉजिटिव होती हैं। तो क्वेश्चन इसमें से कंडीशन में बनता है, ये कंडीशन बताई हुई है। सिंबल का बनता है, किस हीट को किससे शो करते हैं। डेफिनेशन का बनता है, मसलन एक एटोमाइजेशन में किसका 1 मोल बनेगा और किससे बनेगा, ये पता हो। चौथी किस्म का क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन दिए हुए हैं इनके अलावा भी बुक के अंदर जो रिएक्शन हैं उनकी जो हीट्स की वैल्यूज़ हैं उन पे बनता है। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनके साइंस पे बनता है कि कौन सी हीट हमेशा पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव हो सकती है। तो कंबस्शन और न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव, एटोमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव, और बाकी जो 3 हैं उनमें दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हेस लॉ का। हेस लॉ वो ये कहता है कि अगर एक रिएक्शन एक से ज़्यादा पाथ के ज़रिए हो रहा है, रूट्स के ज़रिए हो रहा है, एक से ज़्यादा तरीके हैं उसको करने के, तो उसकी जो एनर्जी चेंजेस है ना, वो सारी रूट्स की सेम रहेंगी। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड एक इस तरीके से बन रही है, दूसरा है कार्बन को डाइऑक्साइड बनाने की जो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओ फिर कार्बन डाइऑक्साइड में जाओ, तो प्रोडक्ट तो दोनों में एक ही बन रहा है ना। तो इसकी हीट इज इक्वल टू जो नीचे वाला रिएक्शन है ये वाला, इसके दोनों स्टेप्स की हीट, यानी कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के सम की हीट के इक्वल है। तो ऊपर वाले की डेल्टा एच और नीचे वाले की डेल्टा H1 डेल्टा H2। तो ये है फैसला कि आप रूट चेंज कर भी देना तो डेल्टा एच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डेल्टा एच पे फ़र्क कब पड़ता है? जब फिजिकल स्टेट चेंज हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की और कंडीशंस यानी प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन चेंज हो, फिर डेल्टा एच चेंज होता है, रूट से चेंज नहीं होता। ये एक डायमंड ग्रेफाइट की मिसाल दी हुई है। तो ये
इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप ग्रेफाइट से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो उसकी वैल्यू दी हुई है, ये इसको समझें डेल्टा एच, इसकी हीट ग्रेफाइट से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, आप डायमंड से बनाएं तो डेल्टा एच टू, तो ग्रेफाइट से डायमंड बनाएं तो उसकी डेल्टा एच वन फाइंड करनी है हमने। तो ये कैसे फाइंड होगी, हम कहेंगे कि इस रूट की हीट इज इक्वल टू इसकी हीट प्लस दूसरे स्टेप की हीट, यानी एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है। जो दूसरा रूट है उसके दो स्टेप है, कार्बन से ग्रेफाइट से डायमंड, डायमंड से CO2, और इधर ग्रेफाइट से डायरेक्ट CO2। तो पहले रूट की हीट बराबर है दूसरे रूट के दोनों स्टेप्स की हीट का सम। तो हमने इसको जो है वो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला लगाया कि इस रूट की हीट डेल्टा एच और इसके दोनों स्टेप की डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू इस हीट के बराबर है। तो ये वैल्यू लगाई जो हमारे पास मौजूद थी और उससे डेल्टा एच वन यानी ग्रेफाइट से डायमंड की निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की हीट पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कार्बन डाइऑक्साइड की पता है, तो हम कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट निकाल सकते हैं, किसी एक स्टेप की हीट फाइंड कर सकते हैं। तो हेसला की एप्लीकेशन MCQs में आ जाती हैं, किस काम आता है। हेसला जो है वो किसी एक स्टेप की हीट फाइंड करने के काम आता है, रिएक्शन में किसी एक स्टेप की हीट जो हम लैब में नहीं निकाल सकते, जैसा कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की, तो ये उसके काम आता है। इसके अलावा हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के काम आता है। ऐसे रिएक्शन जो कंप्लीट ही नहीं कभी होते, उन रिएक्शंस की हीट थ्योरेटिकली फाइंड करने के काम आता है। और ऐसे रिएक्शन जो लैब में हो ही नहीं सकते, उनको डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता, या वो स्लो होते हैं रिएक्शन, या उनके साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, इन सारे रिएक्शन की टाइप्स में तो उनकी थ्योरेटिकली हीट निकालने के लिए हेसला का इस्तेमाल होता है। इस तरह लेटेस्ट एनर्जी ऑफ फाइनिंग कंपाउंड के लिए भी इस्तेमाल होता है हेसला। तो NH4Cl की हीट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए भी हेसला इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो ठीक तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता। अब लेटेस्ट एनर्जी क्या है, जो अभी हमने बात की है आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी है जब एक मोल आयंस मिलकर एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना दे, तो जो एनर्जी इवॉल्व होती है डेट इज़ लेटेस्ट एनर्जी। तो इसको थ्योरेटिकली इसकी हीट कैलकुलेट करने के काम आता है हेसला। तो लेटेस्ट एनर्जी साइज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और लेटेस्ट एनर्जी चार्ज ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, और इन्हीं दो फैक्टर की वजह से ये जो ऑर्डर बनते हैं कि NaCl की ज़्यादा है, क्योंकि NaCl KCl और सीजियम क्लोराइड में सोडियम पोटाशियम सीजियम, सोडियम से सीजियम तक साइज़ बढ़ रहा है, तो साइज़ बढ़ेगा लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। और इस ऑर्डर में पॉजिटिव सोडियम सेम है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसमें भी साइज़ बढ़ रहा है, तो लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है। तो साइज़ ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बढ़ने से लेटेस्ट एनर्जी कम होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और चार्ज बढ़ने से बढ़ती है। इसी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन पर +1 -1 चार्ज है, जबकि कैल्शियम ऑक्सीजन पे +2 और -2 चार्ज है। तो इस वजह से इनकी जो है वो ज़्यादा है लेटेस्ट एनर्जी सोडियम क्लोराइड की निस्बत। तो लेटेस्ट एनर्जी काम क्या आती है, हमें क्या फ़ायदा उसका होता है, हेल्प अस टू डिस्कस स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तीनों चीज़ें, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अब है जो बॉर्न हाइबर साइकिल, जो कि लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है, साइंटिस्ट के नाम पे है, उसमें बेसिकली क्या है उसको अब हम देखते हैं। लो जी, ये बॉर्न हाइबर साइकिल है। ये ज़रा मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये देखें, ये बॉर्न हाइबर साइकिल है। ये साइकिल क्यों है, अगर आप Na और Cl को अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से डायरेक्ट NaCl बनाएं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉर्मेशन, क्योंकि एलिमेंट से एक कंपाउंड बन रहा है। ऊपर हम कह गए हैं कि फॉर्मेशन एलिमेंट से जब एक मोल कंपाउंड बनता है तो उसको फॉर्मेशन बोलते हैं। अब अगर हम दूसरा पाथ देखें ना, ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया हेसला के मुताबिक। अब हम क्या करते हैं, दूसरा पाथ सोडियम को सॉलिड से सोडियम की एटोमाइजेशन करते हैं,
गैशियस फॉर्म में, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसकी आयोनाइजेशन करते हैं। इस तरह क्लोरीन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसकी एटोमाइजेशन करते हैं, फिर हम उसमें इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को सामने रखते हुए उसको नेगेटिव आयन बनाते हैं, फिर इन आयन्स को मिलाकर NaCl सॉलिड बनाते हैं। तो ये दूसरा पाथ हो गया। इसके बहुत सारे स्टेप हैं, मतलब सोडियम की एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, क्लोरीन की एटोमाइजेशन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फिर इन दोनों का मिलना। तो इसके 5 स्टेप हैं। तो इसकी हीट, फॉर्मेशन की हीट बराबर है इसके सारे स्टेप्स की हीट। अभी हम देखते हैं, यानी फॉर्मेशन की हीट बराबर है, यानी ये वाली फॉर्मेशन की हीट इक्वल टू है ये फॉर्मेशन, ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रही है, ये इक्वल टू किस हीट के इक्वल है, ये जो एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, एटोमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन चारों हीट को हम कह लेते हैं डेल्टा HX। और आयन से NaCl बनने को हम कह जाते हैं डेल्टा HL, लेटेस्ट एनर्जी। और डायरेक्ट एलिमेंट से NaCl बनने को हम कहते हैं डेल्टा HF, फॉर्मेशन हीट। तो डेल्टा HF बराबर है डेल्टा HX, यानी चारों स्टेप की हीट, प्लस डेल्टा HL के। तो यही चीज़ उधर लिखी हुई है, ये बातें देखें। फॉर्मेशन की हीट एलिमेंट से जब कंपाउंड बनता है वो बराबर है एलिमेंट को आयोनाइज, एटोमाइज करके सारी हीट्स कैलकुलेट कर ली, फिर आयन से जो कंपाउंड होता है तो उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL। और डेल्टा HL किसके बराबर आएगा फिर, डेल्टा HX को माइनस कर दो डेल्टा HF में से। अब डेल्टा HX कितनी हीट्स का सम है देखें, एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। यानी दो सोडियम के 2 स्टेप हो गए, 2 क्लोरीन के स्टेप हो गए। उसको पहले एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना है, फिर सोडियम को आयोनाइज करना है, क्लोरीन को पहले एटॉमिक फॉर्म में लेके आना है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, फिर जाके डेल्टा HX बनता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड की -411 है। अब इसमें ना सवाल सोडियम के दोनों स्टेप्स पे आ सकता है कि सोडियम आयन बनाने में कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, एटोमाइजेशन और आयनाइजेशन, और क्लोरीन आयन बनाने में कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, ये आप देख सकते हैं, एटोमाइजेशन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन्वॉल्व है। इस पे सवाल आ सकता है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन है -411 सोडियम क्लोराइड की, और ये जो छोटी छोटी हीट्स हैं, मसलन एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम 108, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम 496, एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन 121, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन -349, इन सारी हीट्स को ऐड करके -411 में से माइनस किया जब, तो आंसर आ जाता है हमारे पास -787। ये NaCl की लेटेस्ट एनर्जी है। तो ये मैंने उन सवालों की मिसाल दी है, मसलन सोडियम से सोडियम आयन बनाने में कौन सी 2 एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। इसी तरह क्लोरीन से Cl नेगेटिव बनाने में कौन से 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं, एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन वाली एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इन्वॉल्व। तो इनका बताओ। लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, मटेरियल की, मैटर की, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव, और जो इंडिपेंडेंट होती हैं उनको इंटेंसिव। तो ये भूल जाता है अक्सर, तो याद रखने के लिए इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव, यानी दोनों के शुरू में IN आता है। जो अमाउंट पर, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव है। अब ये कौन कौन सी हैं, जो अमाउंट पर डिपेंड करती हैं वो मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी वगैरह। और जो डिपेंड नहीं करती वो टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेंसिटी वगैरह, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। तो ये एनर्जेटिक्स का वो चैप्टर जो कि थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से फर्स्ट ईयर में वजूद है, ये ख़त्म हो जाता है। तो हमारा ये काम लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, पार्ट 2।